दोस्तों, जब शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, तब अभिजीत दीपके ने एक लाइन कही थी, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। अब जरा आगे की कहानी देखिए। जिस दिन से दीपके ने सरकार को झुकाया है, उसी दिन से उन्हें झुकाने वालों की भी लाइन लग गई है। अब खबर आई है कि दीपके के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, और ये सब देखकर मुझे पुराना ट्रेंड याद आ गया। आपने भी नोटिस किया होगा, जब जब राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मोदी पर सीधे सवाल दागे, तब तब उनके खिलाफ एफआईआर की बाढ़ आ गई। लेकिन हुआ क्या? राहुल गांधी का विरोध करने वालों से उनका बाल तक बाका नहीं हुआ। अभी ताजा मामला पप्पू यादव का ही देख लीजिए। 31 जुलाई को संसद भवन परिसर में उन्होंने राम मंदिर के चंदे को लेकर नाटक किया, और अगले ही दिन यानी 1 अगस्त को खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब अभिजीत दीपके के मामले में भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है कि उनके पुराने रिकॉर्ड और इतिहास की पूरी फाइल खोल कर देखी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग दीपके के अतीत को खंगालते खंगालते एक ऐसे सवाल पर पहुंच गए कि उसी सवाल के आधार पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई। और यकीन मानिए, शिकायत किस बात की हुई, जब सुनेंगे तो सचमुच हंसी छूट जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अभिजीत दीपके के खिलाफ क्या शिकायत दर्ज की गई है, उस पर आऊं उससे पहले दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति शांबाजी नगर से एक बड़ी खबर सामने आई है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। दरअसल अभिजीत अपने घर के बाहर मीडिया से मुलाकात करने वाले थे। वो नियमित तौर पर पत्रकारों से बातचीत करते रहे, इसलिए इस बार भी लोग उनके बयान का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो घर से नीचे उतरे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें उल्टी की शिकायत हुई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। तबीयत बिगड़ने के बाद अभिजीत ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और सीधे अपने घर के अंदर चले गए। चलिए, दीपके की तबीयत फिर से ठीक हो जाए ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन मेन खबर पर आते हैं। आखिर दीपके के खिलाफ क्या शिकायत दर्ज करवाई गई है? कौन है शिकायत करने वाला? आखिर दीपके ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से शिकायत दर्ज करवाई गई? दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने अभिजीत के पिता भगवान राव दीपके, जो महाराष्ट्र के छत्रपति शांबाजी नगर में रहते हैं, उनके खिलाफ एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उनकी आय और संपत्ति के बीच के भारी अंतर की विस्तृत जांच करने की मांग की गई है। अमित तिवारी की ओर से महाराष्ट्र सरकार को दी गई शिकायत के अनुसार भगवान राव दीपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। शिकायतकर्ता का तर्क है कि एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर भगवान राव की मासिक सैलरी लगभग 60 से 65 हजार रुपये के बीच थी। सवाल ये उठाया गया कि इतनी सीमित आय होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे अभिजीत दीपके को अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए कैसे भेजा। अमित तिवारी का कहना है कि अमेरिका में शिक्षा का साल का खर्च 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आता है। उन्होंने मांग की कि इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी सीमित तनख्वाह में इतने भारी खर्च का प्रबंध कैसे किया। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से इसे आय से अधिक संपत्ति का मामला बताते हुए महाराष्ट्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की अपील की है। उसका दावा है कि यदि सैलरी और खर्चों का हिसाब नहीं मिलता है तो ये भ्रष्टाचार का बड़ा संकेत हो सकता है। दोस्तों, अमित तिवारी ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि ये संगठन एक राजनीतिक दल की तरह व्यवहार कर रहा है और चंदा ले रहा है, जबकि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1991 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। तिवारी को बीजेपी से भी यही सवाल करना चाहिए कि देखते ही देखते वो अरबों खरबों की पार्टी कैसे बन गई। लेकिन सवाल कैसे पूछेंगे? कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सरकार के खिलाफ बोलने वालों के मुंह बंद करने के लिए इन जैसे लोगों को बीजेपी के द्वारा पाला जाता है। वैसे दोस्तों, धमकी तो बीजेपी की ओर से पहले ही दे दी गई थी, साथ आओ वरना चैन से नहीं रहने देंगे। दोस्तों, राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जो जितना बड़ा सवाल पूछता है उसके खिलाफ उतनी बड़ी फाइलें खुलने लगती हैं।
कोई पुराना बयान निकालता है, कोई पुराने रिश्ते खंगालता है, कोई पुराना रिकॉर्ड उठाता है, और अगर कुछ भी हाथ ना लगे तो फिर सवाल पूछने वाले के परिवार तक पहुंचने की कोशिश शुरू हो जाती है। अभिजीत दीपके के मामले में भी फिलहाल कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। उनके खिलाफ जो शिकायत दी गई है उसकी जांच होगी या नहीं, उसमें क्या सच निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, इसका फैसला सबूतों और जांच एजेंसियों को करना है। किसी भी शिकायत को सिर्फ शिकायत के आधार पर सच मान लेना भी ठीक नहीं होता और बिना जांच के खारिज कर देना भी सही नहीं होता। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या देश में सरकार से टकराने वाले हर चेहरे के साथ यही सिलसिला चलता रहेगा? पहले आंदोलन, फिर विरोध, फिर शिकायत, फिर जांच, फिर पुरानी फाइलें और फिर चरित्र पर सवाल। राजनीति में नया ट्रेंड बनता जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक संयोग है? इसका फैसला आपको करना है। एक और बात याद रखिए, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर किसी पर आरोप है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन उसी तरह लोकतंत्र में सवाल पूछना, आंदोलन करना और सरकार की आलोचना करना भी अपराध नहीं माना जाना चाहिए। जांच कानून के हिसाब से होनी चाहिए, राजनीतिक पसंद नापसंद के हिसाब से नहीं। अब अभिजीत दीपके के खिलाफ दर्ज शिकायत आगे क्या मोड़ लेती है? क्या जांच शुरू होती है? क्या कोई नया खुलासा होता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। कंगना रनावत की बात अभी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, जेनजी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, उनका कल्चर बिगाड़ रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना संस्कृति खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जी से कि सर, पतंजलि के जो फॉल्टी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो खराब हो रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है उनको बैन कर दो। वो जो आपकी खराब प्रोडक्ट्स है, पहले उस पर ध्यान दीजिए आप। संसद में कल जो है राहुल गांधी ने डिमांड की अमित शाह जी का इस्तीफा। किसके कहने पे गोलियां चलाई गई उसका जवाब मांग रहे थे, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चलेंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई। प्रोटेस्ट पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी है चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स। और गोलियां क्या नहीं चली? बिहार में क्या हुआ है? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर।